जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि गणित क्या है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अगली श्रृंखला में बात होगी कि इसका इतिहास क्या है, कहाँ से चीज़ें बनी, कैसे बनी, इसके बारे में आज विस्तृत चर्चाएं होंगी। तो वीडियो स्किप न करते हुए प्रत्येक चीज़ को ध्यान से देखना। तो बात आती है अब प्राचीन काल में लोगों के पास चीज़ों को मापने या गिनने के लिए कोई अंक नहीं थे। जैसे जैसे दुनिया ने विज्ञान जैसे विषयों में अपनी जड़ें फैलाईं और देशों के बीच व्यापार बढ़ा, वैसे ही एक समान संख्यात्मक प्रणाली लागू करने के लिए तत्काल आवश्यकता पड़ी। पहले क्या था, अलग अलग देशों के पास अलग अलग चीजें थी। तो किसी के पास कोई सी भाषा थी, किसी के पास कोई सी भाषा थी। तो जब आपस में इनके व्यापार बढ़े, क्या बढ़ा? व्यापार बढ़े, एक दूसरे से संबंध बढ़े, तो फिर वहां पे कोई एक समान ऐसी चीज आनी चाहिए थी जिससे दोनों यानी जितने भी देश में व्यापार हो रहा था उन सबको आपस में एक दूसरे को समझने में आसानी हो। तो इसी के लिए आगे एक इस प्रकार विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए अंकों का संयोजन या निर्माण किया गया। क्या बने? अंक। क्या बने? अंक। तो अब एक जैसी भाषाएं होंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए अपन लोग जो आज 1 2 या 1 2 3 जो पढ़ रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है। कैसा है? अंतरराष्ट्रीय। अभी जो पढ़ रहे हैं ना 1 2 3 4 यानी जो 1 2 3 4 5 जो है ना, वो कैसे अंक हैं? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम के अंक है। ठीक है, जो हम प्रयोग करते हैं अंतरराष्ट्रीय अंकों का। आगे है अलग अलग देशों ने अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने अंक बनाए। अब जैसे आप लोगों ने देखा हुआ चाइनीज में वन अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है, फ्रेंच वगैरह इनमें अलग अलग हैं। रोमन है, चाइनीज है आपका, और हिंदू अरेबिक है। अपने यहाँ जो वन होता है वैसे बनाते हैं, जब वन कैसे बनता है उस तरीके पता है ना सबको। ठीक है, अब यहां से एक चीज निकल के आती है अंक। क्या निकल के आया? अब सबसे पहले इस पे चर्चा होगी। क्या है? अंक। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाई जाती हैं, जिससे संख्या बनाई जाती हैं, अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंक। तो अब अंक तो पता ही है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 1 8 9। और एक जो सबसे अलग है, डिफरेंट है, वो ये है। इसे थोड़ा सा अलग से देख लेंगे। क्या है ये? 0। इसने तो गणित की दिशा ही बदल दी। किसने? 0 ने। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये तो अपना हो गया अंक की। अब बात आती है संख्या। क्या? संख्या। तो संख्या क्या है बेटा? संख्या थोड़ा देखेंगे। ये देख लेना एक जैसे क्या 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 डेफिनेशन कभी कोई पूछ लेते तो, हाँ, कि अंक की परिभाषा बताओ तो बता देंगे। ऐसे आता है संख्या, वह गणती वस्तु, वह गणती वस्तु जिसके द्वारा किसी को, यानी जिसके द्वारा किसी की गिनती, क्या? किसी की गिनती, उसकी माप या उसका नामकरण किया जा सके, या उसका नामकरण किया जा सके, संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है।
ठीक है। अब कोई सा भी आप ले लें, जैसे 2 4 6 ले लिया, अदरवाइज 3 2 1 ले लिया, ठीक है, कोई सा ले लो, 6 4 3 ले लिया। अब ये तो हो गई तुम्हारी डेफिनेशन है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन होती है कि संख्याओं के अंकों के मेल से, यानी दो अंकों के मेल से बनी, यानी दो अंकों के मेल से बनी संख्या को हम संख्या कहेंगे, ठीक है, दो अंकों के मेल से। हाँ ठीक है, तो ये भी संख्या बोल सकते हैं। या फिर वह घटती वस्तु जिसके द्वारा किसी गिनती, उसकी माप या उसका नामकरण किया जा सके संख्या कहलाती है, ठीक है। अब संख्या बहुत प्रकार की होती हैं। प्राकृत संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई, यानी संख्या तो बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। अवाच्य संख्या है, सहअवाच्य संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। तो इसको ना चर्चा करके जो अपना जो अंकों के बारे में अभी चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? अंकों के बारे में। तो सबसे पहले बात है अपनी, तो किस पे चर्चा होगी अभी? अंकों पे, ठीक है। क्या नहीं वो शांत रहो, शांत। चालू हो गया? सुनिए ध्यान से। तो अंक तो अपने देखे 1 2 3 4 5 6 8 9, यानी हिंदी में पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक अंक जो है मैं विशेष रूप से देख रहा हूं, ये 0। क्या है ये? 0। अब इसके बारे में थोड़ा अलग से चर्चा होगी, तो देखेंगे ये जो 0 है ना, ये थोड़ा सा अलग ही है। तो इसके इतिहास को चलते पहले, शून्य का इतिहास, शून्य का इतिहास, क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है जिसने गणित को चेंज ही कर दिया। 0 ने गणित को चेंज ही कर दिया। तो अब इस चीज को देखने के लिए आपको पीछे जाना होगा। कहां जाना होगा? पीछे। तो अपन चलते 200 ईसा पूर्व। कहां चलते हैं? 200 ईसा पूर्व। तो देखिए भारत में लगभग 200 ईसा पूर्व एक विद्वान हुए थे, पिंगलाचार्य। क्या हुए थे? विद्वान, इनका नाम था पिंगलाचार्य। तो ये छंद शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, छंद शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। और इसी काल में एक और विद्वान हुए जिनका नाम था महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि, जिन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है, जिन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को लिखा। आचार्य पिंगला ने, यानी इनका नाम पिंगला बोलते थे, लेकिन इनको बाद में पिंगला आचार्य बोल दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यानी इन्होंने सहयोग से बाइनरी नंबर है जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, बाइनरी कंप्यूटर वगैरह सब्जेक्ट में आता है, कोडिंग वगैरह के लिए यूज होता है ना बाइनरी सिस्टम। तो इन्होंने वो 200 ईसा पूर्व क्या किया था? बाइनरी संख्याओं की अपार संभावनाओं की खोज की थी। कब? 200 ईसा पूर्व, यानी समझ लो आज से ये तुम्हारा 2023 है, उससे 200 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं। तो तब से ये 0 है। अब जाहिर सी बात है, जब बाइनरी हुआ होगा तो जाहिर सी बात तुम्हारा शून्य का कुछ ना कुछ तो रहा होगा, ठीक है। तो यानी शुरुआत तो 0 की यहां से हुई है, लेकिन जो अपना जो मेन है वो है शून्य का इतिहास 628 ईस्वी। कहां से स्टार्ट है? 628 ईस्वी, 628 ईस्वी, ठीक है। इस सन में एक वैज्ञानिक हुए थे, नाम था इनका ब्रह्मगुप्त। कौन था? ब्रह्मगुप्त, ठीक है। इन्होंने गणित में पहली बार शून्य और उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया था, और उनके लिए एक प्रतीक विकसित किया जो संख्याओं को नीचे दिए गए एक डॉट के रूप में था, ऐसे करके। पहले 0 ऐसे था, ये डॉट के रूप में, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसी प्रणाली को आगे ले जाकर जो आप लोगों के कहेंगे 0 के जनक कहा जाता है, उनको नाम तो सभी को पता हुआ, कौन है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। तो इनके बारे में बताएंगे। इन्होंने क्या किया, आर्यभट्ट ने अंकों की एक नई पद्धति को जन्म दिया था। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्ट में उसी पद्धति में कार्य किया।
आर्यभट्ट को लोग शून्य का जनक इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने आर्यभट्टीगर्तवाद 2 में 1 अरब तक की संख्याओं को लिखकर बताया था शून्य के साथ। यानी समझ रहे हैं ना, शून्य के बगैर तो बनेगी नहीं इतनी संख्या, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, शून्य, यानी शून्य का जनक कहा जाता। क्योंकि उस वक्त इन्होंने ऐसा नहीं कर पाया था, जो ब्रह्मगुप्त थे इन्होंने इतनी चीजें नहीं क्लियर कर पाई थी जितनी आके आर्यभट्ट ने की, इसलिए इन्हें शून्य का आविष्कार बोला जाता है, जनक बोला जाता है। ठीक है, ये शून्य का क्लियर हो गया। अब शून्य है क्या, शून्य क्या है, यानी इसकी परिभाषा भी है, एक छोटी सी परिभाषा, तो केवल सुन लो। क्या है, यह एक अंक है जो संख्याओं को निरूपण के लिए प्रयुक्त आज की सभी स्थानीय मान पद्धतियों का अपरिहार्य प्रतीक है। यानी जितनी भी सारी स्थानीय मान वाली जो पद्धतियां हैं उनका ये अपरिहार्य है। अपरिहार्य क्या होता है, देखिए ध्यान से, अपरिहार्य ये थोड़ा सा देखेंगे। अपरिहार्य ये मान के चलिए एक ऐसा शब्द है जिसके लिए जीरो के लिए सही बैठ रहा, यानी आज के जमाने में इसके बिना कुछ संभव नहीं है। अपरिहार्य यानी वह वस्तु जिसकी कोई तुलना नहीं हो, या जिसकी जगह पे कोई ना आ सके। तो अगर जीरो को निकालने गणित तो फिर ये मान के चलो सब ही है, तो यानी इसकी जगह कोई नहीं ले सकता है जीरो की, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, अपरिहार्य। ठीक है, इसके अलावा अब शून्य का महत्व क्या है जीवन में, ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। भारतीय दर्शन में शून्य व शून्यवाद का अधिक महत्व है। शून्य के आविष्कार को लेकर अब यहाँ बहस ये छिड़ी थी कि ये भारत में ही क्यों आया सबसे पहले। जो पश्चिमी देश है अपने, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया पहले कि ये चीज पहले थी, यानी 200 ईसा वर्ष से, यानी जो हमने इसको बनाया है। कुल मिला के क्या था इनका कहने का मतलब, इन्होंने जीरो को जो है ना वो हमने बनाया, बट ऐसा नहीं था। जो लेख हैं उनके अनुसार क्या है कि पश्चिम जगत के विद्वानों में ये मानने को तैयार नहीं थे कि शून्य के बारे में पूर्व के लोगों को जानकारी थी। यानी जो अपने इस तरफ के जो देश रहते हैं इनको जानकारी नहीं थी। इनका कहने का मतलब ये था कि जीरो को इन्होंने ही पहले लाए हैं, जीरो ये पहले से लाए हैं। बट क्या था लेकिन सच ये ना केवल अंकों के मामले में विश्व भारत का ऋणी, बल्कि भारत ने अंकों के अलावा शून्य की सबसे पहले खोज की। ये लेख बताएंगे आपको, अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सबसे पहले शून्य कहां से आया। ठीक है, तो एक बात, ये सबसे पहले खोज किसने की, भारत ने। ठीक है, शून्य का अपने आप में बहुत महत्व है। अब इसे अलग अलग देशों में अलग अलग चीज बोला जाता है। जैसे अपने भारत में तो शून्य कहते हैं, लेकिन अब अरब चले जाओगे, अरब जो अरब देश के हैं ना, जो अरबी तरफ के हैं, उनमें वहां इसे लैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिन। और इटालियन हो गया, फ्रेंच हो गया, आदमी से जीरो कहते हैं। जितने भी इंग्लिश कंट्री हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जीरो। क्या बोला जाता है, जीरो। देखिए, अगर किसी भी नंबर से सामने आपके नंबर लिखे, अगर आप किसी भी संख्या के पीछे अगर जीरो को जोड़ दोगे तो उसकी वैल्यू 10 गुना तक बढ़ जाती। कितनी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना, पता है। अभी 1 है, जीरो लगा दो क्या हो जाएगा, 10। 2 है, क्या जीरो लगा देंगे क्या हो जाएगा, 20। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर किसी भी संख्या के पीछे अपन जीरो जोड़ देते हैं तो उसकी बात वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 गुना बढ़ जाती। तो जीरो का महत्व है कि नहीं महत्व है, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते तो आगे आया कि गणित के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम था पाइथागोरस, जानते हैं। जैसे आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक थ्योरम आती है पाइथागोरस थ्योरम, जिन्होंने एक प्रमेय दी थी जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था। वो क्या कहते थे, आकाश को नथिंग बोलते थे। आकाश को क्या बोलते थे, नथिंग। अच्छा, नथिंग शब्द का क्या अर्थ होता है, कोई नहीं, अर्थात कुछ नहीं, मतलब जीरो। यहां अपने यहां का मतलब क्या है, अगर कुछ नहीं तो क्या है वो, जीरो। तो उन्होंने इस बात को भी सिद्ध किया था कि जीरो का भी महत्व है। ठीक है।